यूपी सरकार को गालियां दे रहा है और भारत सरकार पर वह क्रोधित हो रहा है। यहाँ मुसलमानों पर आक्रमण करने वालों पर गोलियां चलाई जा रही है। वह गांधी जी और पंडित नेहरू के प्रति क्रोध प्रकट करने लगा। यानी वह कह रहा है कि यहाँ के लोग कितने निर्दयी है, यहाँ के मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कितने निर्दयी है। वहाँ पर जो शासन चलाने वाले पंडित नेहरू जी थे, पहले पंतप्रधान और नेहरू जी थे, और वह गांधी जी थी, उन पर वह क्रोधित होने लगा, उन पर वह क्रोध अपना प्रकट करने लगा। अपना गिलास समाप्त कर उसने नैयर को बहुत आत्मीयता से बाह में दबाकर एक और प्याग लेने का आग्रह किया। फिर वह क्रोधित हुआ था और वह क्रोधित होते हुए वह अपना क्रोध गांधी जी और पंडित नेहरू पर प्रकट कर रहा था। तभी वह नैयर को अपनी आगोश में लेता है, बाहों में लेता है और उसे और एक प्याग लेने के लिए आग्रह करता है। वह क्यों? वह तो उसने सब कुछ वह सहन किया है, यानी वह बाहर से आया हुआ है, तो उसने जो भी स्थिति है, जो भी दयनीय, जो भी दुख दर्द की स्थिति है, उसने नज़दीक से देखी थी, और इसीलिए वह शराब पीकर अपना सारा दर्द भूलना चाह रहा है, और इसीलिए वह सब कुछ बता रहा है और वह शराब पीने से कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि शराब पीने से स्मृतियाँ ज़्यादा तेज़ होती है। उसी प्रकार इस युवक की स्मृतियाँ भी, यानी जो भी बुरी घटना घटित हुई वह सब उसकी प्रकट हुई होगी, और वह नैयर को भी बता रहा है और एक शराब का ग्लास लेने के लिए उसको आग्रह कर रहा है। नहर ने क्षमा मांग ली, परंतु जवान ने अपने लिए एक और पैक मांग लिया। तो नैयर अभी इनकार करता है नैयर, और वह क्षमा मांगता है कि मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन वह जवान खुद के लिए एक गिलास और मंगाता है। कनक को ऐसे आदमी से नैयर की आत्मीयता बुरी लग रही थी। लाहौर में उसने ऐसी उच्चलता और शराब का निसंकोच व्यवहार नहीं देखा था। यानी कनक और नैयर, यह जो दोनों थे, और नैयर जो शराब पी रहा था उस जवान के साथ, वह कनक को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने लाहौर में कभी शराब को छुआ तक नहीं था, पी भी नहीं था। जवान ने आंखें मिलाने के आग्रह से खिन्न होकर वह सोफा पर करवट कर दूसरे लोगों की बातें सुनने लगी थी। यानी वह जवान से मुड़कर कहीं अन्य लोगों की वह बातें सुन रही थी। सभी पंजाबियों का तगाजा था। भारत के सभी प्रदेशों, बम्बई, मद्रास, बंगाल, यूपी, सभी स्थानों से मुसलमानों को निकाल दिया जाना चाहिए। यानी वहाँ जो पंजाब के जो सिख के धर्म के जो लोग थे, वह कह रहे थे एक दूसरे से कि भारत में जो भी प्रदेश है, मुंबई हो, मद्रास हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, जो भी जितने भी प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों से मुसलमान को निकाल देना चाहिए। ऐसा वह एक दूसरे से बातें कर रही थी, और कनक उनकी तरफ मुड़कर बातें सुन रही थी। सब मुसलमानों की ज़मीन, जायदाद, कारोबार पर पंजाब से आए लोगों का अधिकार होना चाहिए, या फिर उन्हें मौका दिया जाए। हमारा जो नुकसान हुआ है, हम भी तो उसे पूरा कर सके। यानी वह ऐसा कह रहे हैं कि जो भी उसकी जायदाद है, जो भी ज़मीन है, घरदार है, व्यापार है, वह सब पर पंजाबियों लोगों का अधिकार होना चाहिए। और जो बाहर से आए हैं, वह कहते हैं कि हमारा तो नुकसान हुआ है, तो हमें भी भरपाई करने का मौका मिलना चाहिए। एक पंजाबी ने ही आपत्ति की, यह कैसे हो सकता है? लॉ और ऑर्डर भी तो कोई चीज़ है, यहाँ मुसलमान है ही कितने। यानी एक पंजाबी उसको विरोध करते हुए कहता है कि यह कैसे हो सकता है, कोई सरकारी कानून भी है, कोई सरकारी नियम भी है, और यहाँ तो मुसलमान है ही कितने हैं, यानी पहले से ही कम है। अरे कितने भी हो, हम लूटे हैं तो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। हमारा माल क्या हराम का था? कोई क्रोध में बोल उठा। तो कोई वह क्रोध में बोलता है या गुस्से में बोलता है कि हमारा तो नुकसान हुआ है, हमें भी लूट करने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी हमारा जो भी कमाई थी, हमारी जो भी माल था, हमारा जो भी व्यापार था, वह क्या हराम से लाया था क्या? वो हमने क्या किसी से छीन कर लाया था? मेहनत का था। ऐसा कोई क्रोध से बोल रहा है। 10:30 बज चुके थे। कनक चलने के लिए नैयर को कई बार संकेत कर चुकी थी। नैयर ने समीप खड़े जवान की ओर विदाई के लिए हाथ
कर कहा, अच्छा आप इजाज़त दीजिए चलूँगा। तो वह कनक जो है 10:30 बज चुके थे और कनक वहाँ से निकलना चाहती थी और वह नैयर को कहती है कि चलो आप जाएंगे। और वह जो नैयर है उस जवान से हाथ मिलाकर आप कहता है कि अच्छा अच्छा आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे या मैं चलूँगा, ऐसा वह कहता है। जा रहे, मुझे भी तो देर हो गई है, फिर मिलेंगे, यह बिल आप दे दीजिए, ख्याल न करें। यानी वह जो कहते हैं कि जा रहे हो तो मुझे भी देर हो रही है, फिर मिलेंगे, ऐसा वह जवान कहता है। और यह कहता है कि यह बिल आप दीजिए, ख्याल न करें, ऐसा वह कहता है। नयर ने विस्मय से जवान की ओर देखा, लेकिन नौजवान ने ऊंचे स्वर में ग्लानि प्रकट की। बादशाहों, क्या बात करते हो, यहाँ लाखों की चोट खाकर उफ नहीं नहीं की 8-10 रुपए की बात क्या होती है। वह दूसरे कमरे की ओर चल दिया। यानी वह जवान जो है, वह जवान उस नैयर को कहता है कि बिल तो आप ही दीजिए, फिर कभी मिलेंगे, ऐसा कर कर वह उसको एक मीठा सा सरप्राइज़ देता है। और वह सुनकर जो नैयर जो है वह विस्मय हो जाता है और वह शराब पीकर ऊंचे शोर में बोलता है, यानी नशे में बोलता है कि बादशाहों की क्या बात करते हो, यहाँ मैंने 8-10 लाख रुपए खो दिए हैं और तुम 10-20 रुपए के लिए या 8-10 रुपए के लिए यहाँ तुम ये कर रहे हो, और मैंने तो लाखों रुपए की चोट खाकर ऊफ नहीं की। यानी मेरे इतने सारे पैसे बर्बाद हुए, मेरी इतनी सारी धन दौलत बर्बाद हुई, मैंने ऊफ तक नहीं किया और तुम 8-10 रुपए के लिए इतना सोच रहे हो, ऐसा कहकर वह कमरे की ओर चला जाता है। नयर विस्मित रह गया, पर जवान ने सहानुभूति रखने वाले इतने लोगों के सामने वह क्या कहता। उसने मुस्कुराकर बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। क्लब से बाहर निकलते ही कनक सुलझाई, यह कैसे दोस्त बना लिए है आपने। तो वह इतने लोगों के सामने उस जवान ने कहा था। तो वह विस्मित होकर नैयर ने बिल दे दिया और वह बाहर आकर कनक जो है वह उसकी तरफ देखती है और वह कहती है कि तुमने ऐसे कैसे दोस्त बना लिया। दोस्त आज पहली बार देखा है उसे, जाने किसका अतिथि बन कर आया था, पर मैं क्या करता, मुझे तो खल गया, लोग पागल क्या गुंडे बनते जा रहे हैं। यानी वह कहता है कि दोस्त क्या, मैं तो उसको आज पहली बार मिला हूँ, न जाने किसके यहाँ आया है, किसका मेहमान बनकर आया है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन वह पहली बार मिला और बातों ही बातों में ये हो गया और पागल गुंडे बनते, और लोग तो देखो एक दूसरे को लूटते जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और उसमें मैं क्या। पूरा सप्ताह बीत जाने पर भी कनक को पूरी का पत्र न मिला। उसे भरोसा था पूरी जहाँ भी जैसा भी स्थिति में होगा समाचार तो देगा ही। क्या नहीं जानते हैं कितनी चिंतित रहूँगी। यानी वह अभी कनक जो है, कनक पूरी का ख्याल करते हुए पूरी को ढूंढ रही है, और वह पूरी ने भी उनको पत्र भेजा था, लेकिन पत्र इनके पास, कनक के पास नहीं आया था। और वह सोच रही है कि पूरी कहीं पर भी हो, कहाँ पर भी हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, क्यों कुछ तो कुछ वह समाचार देगा ही, ऐसा वह सोच रही है। और क्या नहीं जानते मैं कितनी चिंतित, और वह तो कैसे नहीं जानते होंगे कि मैं कितनी चिंतित हूँ। कनक भयंकर आशंकाओं और क्षोभ में स्वयं अपने ऊपर झुंझला उठती, उन्हें जाने ही क्यों दिया। यानी वह खुद पर ही क्रोधित होती है कि मैंने पूरी को रोका ही क्यों नहीं, उन्हें जाने ही क्यों दिया, ऐसा वह खुद पर ही क्रोधित होती है, मन ही मन ये करती है। जाने देना तो हवाई जहाज़ से जाने का प्रबंध करके जाने देती, मैं साथ ही क्यों नहीं चली गई। दोनों संकट का सामना साथ साथ करते, वैसी स्थिति आ जाने पर साथ साथ ही। यानी वह एक पत्नी है और पत्नी को पति का साथ निभाना चाहिए, उसी तरह वह सोच रही है और खुद ही खुद से बातें कर रही है कि मुझे जाने ही नहीं देना चाहिए था, और गए तो भी हवाई जहाज से जाने का प्रबंध करके वह जाते और साथ में मैं भी जाती, जो भी संकट आता दोनों मिलकर साथ साथ उसको लड़ते, उस स्थिति का सामना करते। ऐसा वह भारतीय स्त्री का यहाँ पर चित्रण दिखाई दिया। यानी भारतीय संस्कृति में पत्नी पति का साथ निभाती है, उसी प्रकार का कनक वचनपन से जिस प्रकार गोवती आई थी, पिता ने उसे जिस प्रकार सोचने के लिए प्रोत्साहित किया था, वह अपने और पुरुषों के सामर्थ्य में शारीरिक बल के अतिरिक्त दूसरा कोई अंतर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। परंतु सब ओर से जैसी परिस्थितियाँ सुनाई पड़ी रही थी,
उसमें लड़की और स्त्री होना ही सबसे बड़ी आपत्ति थी। यानी उसको वह कहती थी कि सिर्फ इस शारीरिक बल से पुरुष में ज़्यादा बल होता है, स्त्री में कम बल होता है, ऐसा ही वह समझती थी। और वह यह आपत्ति आने के बाद जो भी संकट आया है, वह संकट को देखने के बाद वह ऐसा सोचती है कि मैं स्त्री ही क्यों हूँ, मैं पुरुष क्यों ना हूँ। क्योंकि वहाँ पुरुषों में लड़ने के लिए ज़्यादा बल होता है, ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा होती है, इसीलिए वह स्त्री होने पर आपत्ति उठाती है। कनकपुरी के संबंध में अपनी भावना नैयर का विरोध जानती थी, परंतु पुरी का पता लगा सकने की संभावना के विषय में उसने बात करने के लिए विवश हो गई। यानी वह जो कनक था, कनक जो थी वह पूरी की खोज कर रही थी और नैयर विरोध कर रहा था। यानी नैयर जो भी है उसको ढूंढने के लिए विरोध कर रहा था, क्योंकि वह स्थिति उस प्रकार थी, मारपीट हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे, इसलिए जो नैयर हो विरोध करता था। लेकिन वह फिर भी पूरी के बारे में सोचने के लिए या जानने के लिए विवश थी। नैयर स्वयं भयंकर चिंता में फंसकर विक्षिप्त हो रहा था। वह लाहौर से केवल 2000 रुपये कैश लेकर आया था। उसे चेक के व्यवहार का अभ्यास था। जुलाई के पहले सप्ताह में नैनीताल आकर विमल विला का किराया उसने चेक से ही दिया था। यानी वह जो लाहौर में आए थे नैयर और कनक, वह साथ में सिर्फ 2000 रुपये ही लेकर आया था और वह उसका किराया भी देना था और वह कैश का व्यवहार वह चेक के लिए पैसे देना वह जानता था और वह पैसे से लिए वह चिंता हो रहा था नैयर, और वह लौट जाने की सोच रहा था। जिन दुकानों से सौदा उधार आता था उन्हें जुलाई के अंत में चेक दे दिए थे। 8-9 अगस्त को उसने लाहौर में बैंक को 1000 रुपये का ड्राफ्ट इलाहाबाद बैंक या इंपीरियल बैंक की नैनीताल शाखा के नाम भेज देने के लिए लिखा था। यानी उसने 7-8 अगस्त को ही जो भी दुकानदारों से उधार पैसे लिए थे उनके पैसे चुकाने के लिए इलाहाबाद बैंक से उन्होंने नैनीताल शाखा में पैसे भिजवा दिए थे। उस पत्र का कोई उत्तर ही नहीं आया था। तार देने पर भी कोई उत्तर नहीं आया। यानी जो पत्र दिया था बैंक को इलाहाबाद से नैनीताल पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए उस शाखा में, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया था। पत्र दिए और मनी ऑर्डर देकर भी वहाँ पर ये हो गया था, कोई उत्तर नहीं आया था। तार देने पर भी कोई उत्तर नहीं आया। यानी उसने तार भेजा फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। नैयर का अनुमान था कि 15 अगस्त के बाद तूफान शांत होने पर बैंक रुपया भेज ही देगा। यानी 15 अगस्त यानी जब उस दिन भारत और पाकिस्तान अलग हो जाने थे या हो ही चुके थे, लेकिन उस दिन से वह स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने वाले थे। तब के 15 अगस्त के बाद सब कुछ वातावरण जो है, सब कुछ जो स्थिति है वह शांत हो जाएगी और फिर वो बैंक पैसे देगा, ऐसा वह सोच रहा था। देर सवेरे का ही प्रश्न है, परंतु अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुना कि बैंकों के भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत रुपया भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी फिर अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में यह समाचार मिला कि जो भारतीय जो पाकिस्तान में बैंक है वह उन्होंने भारत में पैसे भेजने के लिए और भारत में जो बैंक है उसने पाकिस्तान में पैसे भेजने के लिए इनकार कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो नैयर घबरा गया। 2 सालियों अपने और बहनोई के परिवारों का खर्चा भी सिर पर था। वह मन ही मन पछता रहा था। पंडित जी के सुझाव पर उसने अपना हिसाब लाहौर से बदलवा क्यों नहीं लिया था। यानी वहाँ जो भी बहन थी उनके साथ बहनों यानी जीजा जी थे और उन सभी परिवार का खर्चा आप कैसे करें। मैं आते समय ही पाकिस्तान से पूरा हिसाब क्यों नहीं लिया। पंडित जी ने कहा भी था लेकिन यह इसने नहीं किया। लाहौर जाके बैंक के लॉकर से अपने कागज़ और जेवर क्यों नहीं ले आया था। लाहौर न लौट सकने पर जीविका का क्या उपाय होगा, वह कनक की बात क्या सुनता और क्या उपाय बताता। यानी वहाँ आप पैसे खत्म होने वाले हैं, अभी सब कुछ भी तो वो लाहौर में जेवर पैसे उसी लॉकर में है और वो अब वहाँ जा भी नहीं सकता और कुछ ला भी नहीं सकता, तो वह क्या होगा। इसी स्थिति में परेशान होकर था। तो इसकी परेशानी में वह कनक की परेशानियों का कोई सुझाव नहीं दे रहा था या उसको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। कांता चिंता में बिल्कुल ही सुन्न हो रही थी। उसे सब दोष अपना ही जान पड़ रहा था। खर्च तो उसे ही चलाना था,
क्या क्या सहसा सब इज्जत मिट्टी में मिलकर घर पर को तो भूखा मरेगी। यानी वह कहता है कि अभी जो कुछ भी है वह तो सब कुछ लूट ही गया है, अभी बचा ही क्या है, जो भी इज्जत है वह भी मिट्टी में मिल जाएगी और घर में भूखे ही मरेंगे, ऐसा वह सोच रहा है। ऐसी अवस्था में पिताजी को भी क्या लिख सकती थी। उन्हें उन्हों उन्होंने स्वयं किसी तरह भाग कर दिल्ली में शरण ली थी। यानी वहाँ जो पिताजी थे उसको भी क्या पत्र लिखे और किस प्रकार का पत्र लिखे, मदद क्या मांगे, ऐसा वह सोच रहा है। और वह कहता है कि उन्हें तो स्वयं यानी उन्होंने भी बहुत सी स्थितियों का सामना करने के बाद दिल्ली में जाकर बसे थे। वहाँ 3 सप्ताह में मकान का भी प्रबंध नहीं कर पाए थे। नैयर ने उन्हें नैनीताल आ जाने के लिए लिख दिया था, परंतु वे बोझ बनने के संकोच से नहीं आए। यानी वहाँ पर भी दिल्ली में भी उसको मकान नहीं मिला था उनके पिता को, और फिर नैयर ने उसको नैनीताल आने के लिए कहा था, पत्र लिखा था, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह दिल्ली से नहीं आए थे। कांता सब कुछ जानकर भी नैयर की तरह प्रकट में चिंतित नहीं बन रही थी। यानी जो कांता थी वह सब कुछ जान रही थी, जानने के बाद भी वह कुछ प्रश्न नहीं उठा रही थी। अपने आर्थिक संकट को वह ननंद और बहनोई के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी, परंतु संकट का उपाय कैसे न करती। यानी जो कांता जो थी वह नैयर की पत्नी थी, और जो भी ननंद यानी जो पति की बहन ननंद और उसके जो पति बहनोई है वह उनके सामने यानी मेहमानों के सामने अपने आर्थिक संकट का बयान नहीं कर सकती थी, बखान नहीं कर सकती, और वह भी जानती थी कि इसका उपाय कैसे करती। यानी वह भी कुछ सोच रही है। रसोई में घी की मात्रा घट गई। 2 तरकारी मांस और दाल के स्थान पर 1 तरकारी और दाल ही बनने लगी। यानी घर में भी पैसे नहीं तो रसोई में भी सामान नहीं है, वह 2 सब्जियों की जगह पर 1 सब्जी, ऐसे वह कटौती कर कर काम चलाने लगे थे। अपनी लड़की के अतिरिक्त ननंद के भी 3 बच्चे थे। ननंद के बच्चों की आयु 6, 8 और 11 थी। कांता 4 सेर दूध के बजाय 1.5 शेर ही लेने लगी। यानी वो अभी घर में पैसों की तंगी है, और उसके खुद के बच्चे खुद के बच्चे भी है 2, और वह ननंद के भी 3 बच्चे हैं। उसमें 6 वर्ष का एक है, 8 वर्ष का एक है और 11 वर्ष का एक है। और वह दूध जो है वह 4 सेर पहले लेते थे, यानी 4 लीटर लेते थे, तो अभी 1.5 सेर ही लेने लगी थी। संकट में आत्मरक्षा के उपायों का प्रभाव उल्टा ही हुआ। आर्थिक दबाव से एक दिन विस्फोट हो ही गया। यानी सब कुछ कटौती करते करते जो भी पैसा था वह खत्म हो गया, और एक दिन सब कुछ पैसा समाप्त हो गया, और वह फिर और जीने का प्रश्न उनके सामने उत्पन्न हुआ। कांता की ननंद की सास ने घर का खर्च घटाने के प्रयत्न में अपना अपमान समझ लिया। उन्हें बचपन से रात सोते समय 1 गिलास दूध और सुबह 1 गिलास निर्जल दही का मट्ठा पीने का अभ्यास था। यानी जो ननंद की जो सास थी वह भी सुबह रात को 1 गिलास दूध और सुबह 1 गिलास दही का मट्ठा यानी लस्सी पीने का प्रयास था, तो वह भी यह सब कुछ समझ गई थी। इसके बिना उन्होंने सुर्खी और कब्ज की शिकायत हो जाती थी, सिर घूमने लगता था। उन्होंने क्रोध में कह दिया, अगर ऐसी ही कंगाली बरस गई है तो हम अपने लिए 1.5 शेर दूध अलग मंगा लिया करेंगे। हम घर पर 2 भैंसे बंदी छोड़ घर आकर आए हैं। यानी वह कहती है कि यहाँ पर इतनी तंगी आई है तो हम खुद ही अपना दूध खरीदेंगे, क्योंकि वह उसको अभ्यास हो गया था, और वह न पीने से उसका सिर चकरा जाता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। और वैसे ही वहाँ आते समय अपनी जो 2 भैंसें थी वह वही छोड़ आए थे, क्योंकि जान ही बचाने का प्रश्न था। नहर को विस्मय से आघात लगा कि उसकी बहन सुभद्रा भी उसकी कठिनाई न समझकर अपनी सास की अनुचित शिकायत का साथ दे रही थी। यानी जो नहर की जो बहन थी सुभद्रा, वह भी उसके भाई की कठिनाई या स्थिति को न समझकर अपनी सास का कहना मान रही थी। सुभद्रा ने विचित्र बात उखाड़ी, हम आए तो रोज दूसरे दिन आम
खुरमानी आते थे, हमारे बच्चों का इतना बोझ हो गया कि फल देने बंद कर दिए। यानी अब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? उस प्रकार स्थिति भी उसी प्रकार है, तो वह घर चलाने वाला भी किस प्रकार घर चलाएगा? यह भी प्रश्न उन सभी के सामने उपस्थित है और वह टोक देती है भाई को ही। अब रोटी भी भारी हो रही थी। अब रोटी भी भारी हो रही है कि दोनों जून जून दाल से निकले बूंद दो तीनों बहनें घूमने फिरने वाली है, बाजार में होटलों में चढ़ आती है, सब फीका यह हमारे लिए ही है, कोई दूसरी जगह मिल गई होती तो हम क्यों बोझ बनते। यानी वह कहती है कि हम जो वह बहनें कह रही है भाई से कि हम तो आपके ऊपर बोझ बन गए हैं, किसी कोई दूसरी तरफ पर जगह मिलती तो हम यहाँ न आते और वह तुम्हारे ऊपर बोझ न बनते। हम इतने भारी हो रहे हैं तो बरामदे में अंगीठी रख कर अपने बच्चों के लिए 4 रोटियां सेक लिया करेंगे। वह अपमान से रोने लगी। यानी वह कहती है कि हम तो इतना तुम पर बोझ बन रहे हैं तो हम खुद ही खुद का खाना पका कर खाएंगे बरामदे में, आंगन में। सुभद्रा की ननंद स्वर्णा भी अपनी भौजाई के प्रति होते अन्याय के विरुद्ध भौजाई के पक्ष में बोले बिना न रह सकी। हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारा बोझ खामोखा इन लोगों पर पड़ गया। हम तो अपने भाई के यहाँ आए थे। यानी जो सुभद्रा है, यानी सुभद्रा की जो ननंद है, सुभद्रा के पति की जो बहन है, वह भी अपने जो भाभी का विरोध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, यानी अन्याय नहीं हो रहा है, उस प्रकार स्थिति ही उस प्रकार थी। तो वह कहती है कि हमारा तो दुर्भाग्य ही खराब है और हम भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हम तो हमारे भाई के यहाँ आए थे और तब वो हम देश विभाजन की स्थिति आई और दंगा फसाद उभरने लगा। हमारे भाई का घर होता और हमारे साथ ऐसी होती तो एक घुट पानी भी उस घर में नहीं पीती। हमारे भाग्य फूट गए, लाखों की संपत्ति छोड़कर दूसरों की रोटी के मोहताज हो रहे हैं। यानी वह कहती है कि मेरे भाई के यहाँ हमारा ऐसा व्यवहार होता तो मैं एक घुट पानी भी नहीं पीती और रुकती भी नहीं थी, लेकिन क्या करें, हम तो देखते देखते लाखों की संपत्ति वहाँ छोड़कर आए हैं और तो फिर मोहताज ही क्या। यानी स्थिति ही वैसी थी। इन फैशन तो देखो, सब कुछ फैशनों में उड़ जाता है। मुंह पर पाउडर क्रीम ज़रूर चाहिए, चाहे पेड़ में चूहे कुदरते रहे। यानी वह कहती है कि फैशन तो देखो, मुंह पर लगाने के लिए क्रीम पाउडर जो भी मेकअप का सामान है वह चाहिए, वह लेने के लिए पैसे आते हैं, मगर घर में खाना पकाने के लिए या खाने की चीज़ें लाने के लिए नहीं पैसे आते हैं। पेट में पेट में कितनी भूख क्यों ना हो। सुभद्रा की सास समधी के घर आकर अपमान पाने की शिकायत में रोने लगी। यानी सुभद्रा की जो सास है वह समधी यानी उसके बहू के मायके में आकर अपमान हो रहा था, तो वह शिकायत कर रोने लगी थी, क्योंकि स्थिति ही वैसी थी। वहाँ सब कुछ लूट गया था, मारपीट हो रहे थे, तो पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान का पैसा इधर नहीं आ रहा था भारत में, और भारत का पैसा पाकिस्तान नहीं जा रहा था। तो वहाँ जो भी स्थिति थी वह काफ़ी दयनीय स्थिति थी। वह भी नहीं चाहते थे कि मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करें, लेकिन जो घर में जो स्थिति है वह देखकर अपने आप वह ऐसा हो जाता है। नैयर की माँ बोले बिना न रह सकी। कनक और कंचन समझाने बुझाने का यत्न करने लगी तो सुभद्रा और स्वर्णा दोनों उन पर बरस पड़ी। तुम आवारा सांडनिया, यहाँ किस लिए आकर मरी हुई हो? तुम्हारे लिए न अपने बाप के घर जगह न कभी तुम्हें ससुराल मिलेंगे। यानी वहाँ जो है नैयर की माँ कनक और कंचन को समझाने बुझाने का यत्न करने लगी थी। यानी जो नैयर की माँ है वह भी कुछ बोल रही थी, और कनक और कंचन जो थी उनकी बेटियाँ वह उसको समझा रही थी, और सुभद्रा और स्वर्णा को दोनों पर वह बरस पड़ी। यानी सुभद्रा और स्वर्णा को वह बोल रही है कि तुम आवारा सांडियों को यहाँ क्या है, यानी तुमको यहाँ हमारे यहाँ आकर बसने के लिए क्या है? तुम्हारे लिए अपने बाप के घर जगह न कभी तुम्हें ससुराल मिलेंगे। यानी तुम तो तुम्हारे बाप के घर में ही रहोगे, तुम्हें ससुराल कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा वह कर रही है। विमला बीला का संतुष्ट अभिजात वातावरण सहसा
भयंकर महाभारत में बदल गया। यानी जो विमला और विला का जो था वह एक झगड़ा हुआ और एक महाभारत की जैसी लड़ाई होने लगी। ऊपर नीचे और समीप के बंगलों के लोग मरामदों और खिड़कियों में खड़े होकर शोर का कारण जानने के लिए झांकने लगे। यानी यह झगड़ा हो रहा है और जब भी समाज में आसपास के गली पड़ोस में जो लोग हैं वह बरामदे से खिड़की से झांक कर देख रहे हैं कि झगड़ा क्यों हो रहा है। नैयर का बहनोई राम प्रकाश यह स्थिति देखकर चुपचाप बाहर चला गया। यानी जो नैयर का जो बहनोई यानी जीजा था वह सब कुछ देखकर राम प्रकाश चुपचाप बाहर चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि स्थिति उसी प्रकार थी कि कुछ ये करे। कनक और कंचन गालियाँ सुनकर क्रोध में अपना सामान समेटने लगी। नैयर ने उन्हें बुलाकर कड़े स्वर में डांटा, यही तुम दोनों की अक्ल है। यानी वह झगड़े करते करते कनक और कंचन एक दूसरे को गालियाँ दे रही थी, झगड़े कर रही थी और झगड़े करते करते गाली गलौज करते करते एक दूसरे को डांटते डांटते वह खुद का सामान समेटने लगी थी। और तब वह नैयर भी कहता है कि कड़े स्वर ने, यानी वह भी गुस्से में बोलता है कि यही तुम दोनों की अक्ल है। यानी ऐसे ही तुम दोनों की अक्ल है, थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी, ऐसे ही वह कहता है। तुम भी मूर्खों की तरह व्यवहार करोगी, मेरे संकट में यही तुम्हारी सहायता और सहानुभूति है। दोनों बहनें एक और जा मुँह छुपा कर रोने लगी। यानी वह जो है जो नैयर ने कहा और वह कहने के बाद वह कोने में जाकर एक दूसरे से दूर जाकर वह मुंह छुपाकर रोने लगी थी। नैयर ने कांता को भी डांटा, क्या पागलपन करती हो, सोए तुमने ही तो उन्हें बुलाया था। यानी जो नैयर जो अपनी पत्नी यानी कांता को डांट रहा है कि क्यों ऐसा कर रही हो। अभी वो कांता भी क्या करती, घर में तो पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वह भी किस प्रकार घर चलाती, किस प्रकार रसोई का सामान लाती, किस प्रकार रसोई में खाना बनाती, उसके सामने बहुत से प्रश्न हैं। तो वह अपनी पत्नी को ही डांटता है कि क्या किस प्रकार का पागलपन है, तुमने तो उसको बुलाया था उनको। कांता रो पड़ी, ट्रक खोलकर देख लो, कुछ 625 रुपया रह गया है। यानी वह रोकर कहती है कि तुम देखो पैसे ही कितने बचे हैं, 600 रुपये होंगे। मैं कहती हूँ पिताजी के आने तक किसी तरह निभ जाए, तुम कहो तो मैं सप्ताह भर में फूंक दूँ, इसके बाद हम लोग खुश्क रोटी या आधे पेट खाएंगे तो यह लोग क्या कहेंगे। यानी फिर वह कहती है कि हफ्ते भर मैं कैसे भी चलाकर 600 रुपये में चला लूँगी, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद तो हमें आधे पेट यानी भूखा ही रहना होगा, ऐसा वह कहती है। 600 रुपये में लगभग एक हफ्ता। यह लोग दूध के कुल्ले करना चाहे या परोठे के बिना ग्रास इनके गले से नहीं उतरते तो इन्हें अलग ही बना लेने दो। यानी वह कहती है जो कांता यानी नैयर की पत्नी, वह कहती कि इनको तो दूध चाहिए, खाने के लिए दूध चाहिए, यानी अच्छे खाना खाने के लिए चाहिए, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है, तो ऐसी स्थिति है तो उनका अलग ही रहने दो, ऐसा वह पति को कह रही। हमारी कंगाली से ये लोग क्यों दुखी हो, हमें आधी रोटी भी न मिलेगी तो भी मैं इनसे न मांगूंगी। यानी वह कहती है कि हमारे दुख पर हमारी स्थिति से इन लोगों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हमारी स्थिति हमारे साथ है, हम भूखे मरेंगे लेकिन इनसे कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसा वह कह रही है। 15 दिन पहले सुभद्रा को भौजाई से इतना कहा था कि उसके साथ बाजार जाने पर कांता कुछ भी खरीदने से झिझकती थी। कांता कुछ भी पसंद कर लेती तो सुभद्रा तुरंत दाम चुका लेने के लिए अपने हाथ में लिए रेशमी रुमाल की गांठ खोलने लगी थी। कांता उसे कठिनाई से रोक पाती थी। यानी वहाँ जो है 15 दिन पहले, यानी 15 दिन के पहले की जो स्थिति थी, वहाँ ननंद भौजाई यानी जो कांता है और उसकी भौजाई जो सुभद्रा है, वह जब बाजार में जाती थी तो वह कुछ सामान खरीद देते थे, तो वहाँ जो सुभद्रा है वहाँ खुद के पैसे देती थी और वहाँ फिर जो कांता जो है उसको रोकती थी। इस प्रकार यानी रुमाल जो रेशम रुमाल था, रुमाल में बांधे हुए पैसे निकाल कर वहाँ देती थी, तो कांता उसको कठिनाई से रोक पाती थी, यानी वह देती ही थी। कांता के साथ यह एक थाली में खाए बिना उसका मन न भरता, यानी दोनों एक साथी दोस्त की तरह, सहेली की तरह रहती थे और वह इसी प्रकार हो जाता था।
नैयर शोभ में गहरे सांस लेकर सोच रहा था, हाथ में पैसा कम हो जाना मेरा कितना बड़ा दोष हो गया। यानी वहाँ हाथ में पैसा नहीं है तो यह कितना बड़ा संकट मेज पर हो गया। विमल विला में कह कह विमल विला में कलह का भयंकर कोलाहल मच जाने के बाद सन्नाटा छा गया। यानी वो विमल और विमला थी, वह उनका झगड़ा समाप्त होने के बाद एक प्रकार का सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। केवल नानो या सुभद्रा का छोटा लड़का धमी ही समझ न होने के कारण चिल्लाकर पुकार लेते या हंस देते थे। यानी जो छोटे बच्चे जो है वह विमला का वह भी छोटा बच्चा था, तो वह समझ नहीं था, सुभद्रा का लड़का था और वह उसको कुछ समझ नहीं थी, तो वह भी बड़े से बोलकर हंस देता था या खेलता था। सिर पर आ गए संकट के विचार से और नयर से इतनी आत्मीयता के अधिकार की डांट सुनकर कनक के मन से जीजा के प्रति सब विरोध सहसा धुल गया था। यानी जो भी उसके मन में ये था वह अपने भाई के डांट से सब कुछ धुल गया था, मिट गया था। नहर को गुमसुम अकेले बैठे देख कर वह उसके समीप चली गई और पुकार पुराने ढंग से जियाई संबोधन कर पूछा। यानी जो उसको जो है वह नैयर को गुमसुम अकेले, यानी नैयर जो है वह गुमसुम अकेले बैठा था, तो वह कनक जो है उसके पास जाती है और जाने के बाद पूछती है, क्या सोच रहे हैं? कनक ने 2 मास पूर्व पार्लियामेंट सेक्रेटरी अवस्थी जी द्वारा दिए आश्वासन की याद दिलाकर अनुमति चाही कि नौकरी के लिए पत्र लिखे, उससे कुछ तो सहायता मिलेगी। यानी कनक ने पार्लियामेंट में नौकरी पाने के लिए कुछ तो निवेदन किया है और कुछ तो उससे सहायता मिलेगी, ऐसा वहाँ कह रही है। नैयर भरा बैठा था, उसने सीधे ही प्रश्न कर दिया, पूरी लखनऊ में है? पूरी लखनऊ में है? यानी वह कहता है कि पूरे लखनऊ में नौकरी है, यानी ऐसा वह कहता है। कनक ने जीजा की आंखों में सीधे देखकर उत्तर दिया, जियाई आपसे तो कभी झूठ नहीं बोला, उसके साथ जाऊंगी भी तो आप लोगों से कहकर ही जाऊंगी। यानी वह कहती है कि मुझे यदि नौकरी मिल जाती है तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप लोगों की अनुमति से या आपको बात करके ही जाऊंगी। वे तो लाहौर जाने के विचार से गए थे 24 दिन हो गए ही एक भी पत्र नहीं आया। कनक ने मुंह फेर लिया, उसकी आंखें छलक आई थी। यानी वह जो है उसका पति पूरी वहाँ तो लाहौर जाने के लिए गए, लेकिन अभी तक कुछ पता भी नहीं है और आए भी नहीं है और उनका पत्र भी नहीं आया। ऐसा कहकर वह लज्जित होकर मुंह छुपाकर रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गया। नैयर सहानुभूति में चुप हो गया, फिर अंग्रेजी में बोला, माफ़ करना, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु पिताजी से भी तो बात कर लेनी चाहिए। तुम चाहो तो अवस्थी को लिख दो, पिताजी भी 2-4 दिन में आ ही जाएंगे। यानी वह नैयर कहता है सहानुभूति करते हुए कि माफ़ करना, मुझे आपत्ति हो सकती है। पिता से एक बार बात करो, क्योंकि वह भी 2-4 दिन में आने वाले हैं, आ जाएंगे, ऐसा वह कहता है। सप्ताह भर से उनका भी पत्र नहीं आया, शायद आ जाए। यानी वह कहता है कि सप्ताह भर से भी उसके पिता का भी कोई पत्र नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तो वह आज पत्र आ जाए। उस दिन दिल्ली से पंडित जी का पत्र तो नहीं आया, परंतु जालंधर से नैयर ने मुंशी काकाराम का पत्र आया। यानी वह कि दिल्ली से पंडित जी का या जालंधर से पत्र नहीं आया दिल्ली से, लेकिन जालंधर से मुंशी काकाराम का पत्र आया था। काकाराम ने पूछा था, अब नैयर अपनी प्रैक्टिस कहाँ आरंभ करना चाहता है? यानी वह नैयर को पूछ रहा है कि ये वकील है नैयर, और वह कहता है कि अपनी प्रैक्टिस कहाँ प्रारंभ करना चाहता है। परामर्श भी दिया था कि नैयर के लिए जालंधर में प्रैक्टिस प्रारंभ करना अच्छा होगा। यानी वो परामर्श उन्होंने कहा था कि जालंधर में प्रैक्टिस, जो वकील है, जो वकालत करने की प्रैक्टिस है, वह जालंधर में करना ठीक रहेगा। पूर्वी पंजाब की अवस्थी राजस्थानी शिमला से जालंधर में बदल दी जाने की आशा थी। यानी जो पंजाब की जो अवस्था थी, राजधानी जो थी, वह शिमला करने की संभावना थी। हाई कोर्ट भी वही बनने की अफवाह थी। काकाराम जालंधर जिले की मुकेरिया तहसील का
रहने वाला था। यानी जो काका राम जो था वह जालंधर जिले का रहने वाला था और वहीं पर कोर्ट बनने की आशा थी। उसके संबोधन में 2 पटवारी और एक कानून गो को भी था। यानी उनकी संबंधों में, यानी उनकी सिफारिशों में एक पटवारी और जो कानून लड़ने वाला यानी वकील भी था। काम मिलने में सहायता की आशा हो सकती थी। लाहौर गुजरानावाला लाय लायलपुर से बहुत से लोग उसी जिले में आसपास ज़मीनें घेर ली थी। यानी जो लाहौर से आए हुए हैं उसी इलाके में ज़मीनों पर कब्जा किया था या घेर ली थी। नायर ने कांता से सलाह ली। कांता की इच्छा थी कि जहाँ पिताजी रहे वही उनका भी रहना ठीक होगा, परंतु जो अवसर सामने आ रहा था उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी वह जो कांता थी नायर की पत्नी, वह कहती है कि जहाँ पिताजी रहेंगे वहीं पर हम रहेंगे, लेकिन स्थिति भी उसी प्रकार की नहीं थी। सभी तरफ एक भागदौड़ मची थी, सभी तरफ दंगा फसाद हो रहे थे। नायर ने उसी संध्या काका राम को उत्तर दे दिया कि उसका परामर्श उचित ही था। यानी नायर ने हाँ में जवाब दिया, परामर्श उचित था, यानी उनका सोचना सही था ऐसा है। वर्तमान अवस्थी में वह उसके लिए एक साधारण सा मकान किसी सांप से मोहल्ले में ले ले, 3-4 दिन में वह उसे निश्चित बात लिख सकेगा। यानी 3-4 दिन में निश्चित कहूँगा और तब तक कुछ मकान लिए, ऐसा वह कहता है। सितंबर की 16 तारीख को भी न पिताजी आए न उनका पत्र आया, परंतु संध्या समय उनका तार मिला। परिवार सहित तुरंत आ जाओ। पंडित जी ने पहुँचने की सूचना न मांगकर तार में मकान तक पहुँचने का मार्ग ब्यौरे में लिख दिया था। यानी जो 16 तारीख आई है सितंबर की, फिर भी उसके पिताजी का कोई पत्र नहीं आया, लेकिन अचानक वह तार आया। तार यानी मेरे ख्याल से आज का वो स्पीड पोस्ट उस प्रकार का होगा। तो वह उस आया और उससे मिला और उसमें लिखा था कि पूरे परिवार के साथ तुम तुरंत आओ और वहाँ पर मकान भी लिया है और उसका जो मार्ग है, उसका जो पता है वह पूरे पत्र में लिखा है। स्टेशन से फैज़ बाज़ार, सैयद अहमद रोड, सिलवाली गली के अंत में दुर्रानी गली, नया हिंदू प्रेस। यानी वहाँ पर उन्होंने पता लिखा था कि हिंदू प्रेस के वहाँ पर मकान है। 14 सितंबर का दिया हुआ तार नैनीताल में 16 को पहुंचा था। तार इतने विलंब से मिलने और तार के ढंग से सभी के मस्तिष्क में अनेक कल्पनाएं और आशंकाएं उठने लगी थी। यानी जो 14 सितंबर को तार भेजा, यानी इस पर स्पीड पोस्ट 14 सितंबर को तार भेजा और इनके पास 16 को आया, 16 सितंबर को, यानी 14, 15, 16 यानी 2 दिन बाद आया। तो वहाँ इतने विलंब से क्यों आया, इसलिए कल्पनाएं कर रही है और आशंकाएं उठ रही थी। पिताजी स्टेशन पर आने में असमर्थ है, क्या कारण हो सकता है? प्रेस दिल्ली पहुँच गया। यानी वहाँ पिताजी जो थे उनके, वहाँ स्टेशन पर उनको लेने के लिए आ नहीं सकते थे, तो वहाँ क्या कठिनाई थी? प्रेस दिल्ली पहुँच गया। यानी जो प्रेस जो था वह दिल्ली पहुँच गया। पंडित गिरधर लाल जी अपनी पत्नी के साथ प्राण रक्षा के लिए लाहौर से भागकर 13 अगस्त को दिल्ली पहुँचे। यानी जो पंडित जो थी गिरधर लाल, वहाँ भी लाहौर से यानी पाकिस्तान से निकलकर दिल्ली में आ पहुँचे थे 13 अगस्त को। जान पड़ता कि देश भर की खलखल की दिल्ली में ही उमड़ आई थी। यानी जो ऐसा जान पड़ता था कि जितने भी लोग पाकिस्तान से आए थे वह दिल्ली में ही आ बसे थे। दिल्ली से उसका विशेष परिचय न था। कैंप में जाकर शरण लेने के लिए मन न माना, होटलों में स्थान नहीं रहा था। बहुत घूम लेने पर फैज़ बाज़ार में नए बने होटल में एक मुल्तानी परिवार ने उन्हें अपने कमरे के कोने में 5 रुपये रोज़ पर रख लेना स्वीकार कर लिया। यानी वहाँ जो था वह दिल्ली में तो बहुत से ये थे और कोई होटल भी नहीं था, कैंप में भी जगह नहीं थी। तो वो एक जो फारसी परिवार था उन्होंने एक होटल के कमरे में उसी एक कोने में रहने के लिए 5 रुपये रोज़, इस प्रकार से 5 रुपये भाड़ा लेकर रहने के लिए स्वीकार किया। पंडित जी असबाब की रखवाली के लिए पत्नी को कमरे में बैठकर सोए दिन भर जगह की खोज में घूमते रहते थे। यानी जो पंडित जी थी वह अपनी पत्नी को सामान के पास बिठाकर मकान ढूंढने के लिए बाहर घूमते थे।
पुरानी और नई दिल्ली में जितनी बस्ती के लिए स्थान था, उससे बहुत अधिक लोग दूसरे महायुद्ध के समय ही कारोबार के प्रलोभन से दिल्ली में बस चुके थे। यानी वहाँ पर जो भी जगह थी, वहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने लिए जगह खोजी थी। 1939 की अपेक्षा 1945 में मकानों की किराए डेढ़ दुगने हो चुके थे। यानी जो 1939 में जो दूसरा महायुद्ध हुआ था, उस समय से पहला महायुद्ध 1914 से 1919 में हुआ और दूसरा महायुद्ध 1939 से लेकर 1942 या 45 तक हुआ था। यहाँ उससे अभी वो जब जो कुछ भी मकान का किराया था कमरों का, वहाँ बढ़ चुका था, 2 गुना हुआ था। मार्च 1947 से पश्चिम बंगाल के बड़े नगरों से भागकर आए धनी लोगों को भी दिल्ली ही सबसे समीप था। यानी जो लोग अन्य पंजाब से या कहीं से भी आते, तो उनको दिल्ली ही अच्छा लगता था और वहाँ पर भी आकर बसते थे लोग। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रुकेंगे। इसके बाद के जो उपन्यास का जो अध्ययन है, यानी 56 पेज से आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।